हेलो क्लास 10th। तो उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग देखेंगे, जो कि 2 क्वेश्चन हमने यहाँ लिख दिया है, बाकी के अभी हम लोग आगे उसको सॉल्व करेंगे जो भी होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी दिया हुआ है 41, 38, 35 एंड डाटा एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितने टर्म होंगे। ठीक है, अच्छा टर्म के बात करने से पहले हम लोग जरा एपी पे ध्यान देंगे। तो ये एपी जो है ना वो डिक्रीजिंग एपी है। डिक्रीजिंग एपी का मतलब नेक्स्ट टर्म जो अगला वाला टर्म है वो अपने प्रीवियस टर्म पहले वाले टर्म से छोटा है। तो इससे हमको ये पता चला कि ये जो एपी दी गई है ये डिक्रीजिंग एपी है। डिक्रीजिंग एपी में जब भी हम डी निकालते हैं तो वो नेगेटिव वैल्यू देता है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो देख लेंगे यहाँ पे। अब इसमें हमको पता क्या करना है कि हाउ मेनी टर्म्स का मतलब कि कितने टर्म्स होंगे इसके पास। ठीक है, इसका मतलब सोल्यूशन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहले क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन देखेंगे तो इसमें जो हमको पता करना है पहले उसको लिखते हैं। तो फ्रेमिंग कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो हाउ मेनी टर्म्स, तो मतलब टर्म्स पता करना है, दैट इज एन पता करना है। एन का मतलब कि जैसे ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पोजीशन पे है, ऐसे डॉट 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 एंड सो ऑन। ये 8 जो नंबर लिखा हुआ है ये किस पोजीशन पे आएगा। टर्म्स का मतलब यही हुआ। फर्स्ट टर्म पे ये है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे करके 8 भी किसी ना किसी पोजीशन पे आया होगा। बात समझ में आ रही है? वही हमको पोजीशन पता करना है कि हाउ मेनी टर्म्स, ये कितने टर्म्स होंगे जिसमें 8 भी इंक्लूड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हमने मान लेना है कि इसके पास कितने टर्म है, nth टर्म है, और nth पोजीशन पे ही ये वाला जो नंबर आपका मिला है 8, ये किस पोजीशन पे है। मान लेते हैं nth टर्म है, nth टर्म है इसका। समझिए बात को। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे ऐसे चलता रहेगा एपी, और लास्ट में ये किसी नंबर पे आएगा, किसी कोई ना कोई इसकी पोजीशन होगी। तो हमने लेट कर लिया कि ये कौन सी पोजीशन है, nth पोजीशन है, और यही n हमको पता करना है। इसका मतलब अगर ये nth पोजीशन है तो इसका मतलब tn की वैल्यू 8 आप लिख सकते हो बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो nth टर्म है। t का मतलब टर्म, n का मतलब nth पोजीशन पर। तो nth पोजीशन पे जो टर्म है वो क्या है, 8 है। तो हमने tn इक्वल टू क्या लिख लिया, 8 लिख लिया। ठीक है, हमको इसमें से पता क्या करना है कि यही n पता करना है कि किस पोजीशन पे आएगा वो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो जब अगर हमने यहाँ पे लिख लिया तो हम फर्स्ट टर्म भी लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या मिला, एपी से। तो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। वो है क्या, 41 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर लेंगे। तो 38 माइनस 41, 38 माइनस 41 कितना आएगा, तो आएगा माइनस का 3, -3 आएगा। और -3 आते ही हमको ये पता चल गया कि एपी तो डिक्रीजिंग है। तो सही बात है, एपी डिक्रीजिंग है क्योंकि कॉमन डिफरेंस नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, आप दूसरा वाला भी चेक कर सकते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो देखो 35 माइनस 38 करोगे तब भी आपका -3 ही आएगा, है ना। तो ये जो एपी हो गई वो कैसी एपी हो गई, डिक्रीजिंग एपी हो गई। ठीक है, अब इसमें यही पता करना है कि 8 जो नंबर आएगा इसमें वो किस पोजीशन पे होगा। तो फार्मूले में वैल्यू रख देते हैं। तो टीएन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से टीएन का फार्मूला आता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर होना चाहिए। यही ना टीएन माने थे, तो टीएन किसके बराबर होना चाहिए, 8 के बराबर। अब इसमें बस वैल्यू रख दो। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 41 प्लस n आपको पता करना है -1, और d की वैल्यू कितनी है, -3 है, इक्वल टू कितना आएगा, 8। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमको वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन -3 और ब्रैकेट में n-1 इक्वल टू इस 41 को नंबर के पास। अब देखो हमको n पता करना है, तो n को बस इधर रखेंगे, वेरिएबल है चूंकि अननोन क्वांटिटी है, तो अननोन क्वांटिटी को इधर रखेंगे और बाकी सारे जो भी कांस्टेंट हैं, जो भी नंबर है, सबको एक तरफ लेके जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 8, और 41 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 41। ठीक है, अभी माइनस कर लो। तो माइनस करोगे तो कितना आएगा, 41 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 41 माइनस 8 दैट इज 1। यहाँ से माइनस हो गया और 7 माइनस होगा दैट इज कितना आएगा। अब देखो माइनस का आएगा आंसर। तो 41 में से 8 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 33 कैसा, माइनस का। ठीक है, 33 हो गया, और यहाँ मिला -3 n-1। बस अब ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे 3 जो है ना माइनस का वो मल्टीप्लाई में है, तो कितना हो जाएगा n-1 इक्वल टू 33, और मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा, ट्रांसफर करोगे इसको, इक्वल टू इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो n-1 की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11, और -1 जाएगा तो इधर +1, दैट इज n की वैल्यू कितनी आ गई, 12। और n की वैल्यू 12 आ गई, इसका मतलब क्या हुआ,
कि इस टर्म, ये जो AP है पहली पोजीशन है, ये दूसरी, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे ऐसे करके ये किस टर्म, कौन सा टर्म होगा, ये 12th टर्म होगा, मतलब 12th वाले पोजीशन पे ये 8 आया होगा। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन आपका पहला वाला का आंसर मिल गया है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व कर लिया हम लोगों ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड वाले क्वेश्चन। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर सॉल्यूशन करेंगे। पहले एक दो बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाता है ताकि क्वेश्चन से जो चीज़ें हमको नोन हैं वो पता चलें और क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें अच्छे से। तो पहले तो हम यही कहेंगे कि जो जो चीज़ें पता रहेंगी वो लिख लो आप। तो देखो दूसरे में क्या कह रहा है कि विच टर्म, कौन सा टर्म होगा इस AP का, यही AP दिया हुआ है, इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। तो ये AP भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी AP डिक्रीजिंग AP है, ये भी लगातार क्या कर रही है, घट रही है ना AP, ये भी लगातार क्या कर रही है, घट रही है, मतलब डिक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि देखिए ये 121 है, फिर उससे कम है, फिर उससे कम है, तो ये भी डिक्रीजिंग AP है। ठीक है, तो इसमें भी हम सारी चीज़ें पता करेंगे, पहले लिख लेंगे। तो A फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 121, फिर इसके बाद कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कितना 117 माइनस 121। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट वाले टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, -4 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? देखो 121 माइनस 117 तो माइनस का 4 आ गया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -4। आप आगे भी चेक कर सकते हो, नेक्स्ट टर्म में से इसमें से इसको माइनस करके देखो, 113 माइनस 117 कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। तो D जो है वो -4 है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अच्छा इसमें से कह रहा है कि कौन सा टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। अब इसका मतलब क्या होगा, तो एकदम सिंपल सा मतलब है, क्या है देखिए कि जब ये AP जो है वो लगातार डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब डिक्रीज करते 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 एक ऐसा टर्म आएगा जो 0 से भी छोटा होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव जो है नंबर वो लगातार छोटा होता चला जा रहा है और छोटा होते 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 ऐसे 0 आएगा, फिर नेगेटिव टर्म भी इसमें आने लगेंगे। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि जो पहला नेगेटिव टर्म होगा, हालांकि ये AP डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज कर रही तो जाहिर सी बात है कि घटते घटते कभी 0 के पास पहुंचेगी, फिर 0 से और पीछे जाएगी, तो जो टर्म मिलेगा वो नेगेटिव मिलने लगेगा। और जब नेगेटिव मिलेगा तो बहुत सारे नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे, एक ही नहीं बहुत सारे नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे, लेकिन उसमें से जो पहला नेगेटिव टर्म्स होगा वो हमको पता करना है। तो पहला नेगेटिव टर्म्स कैसे पता करेंगे, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि कोई इसके पास टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा, हमको पता नहीं है क्या है। ठीक है, तो हमने उसको मान लिया कि मान लेते हैं कि एक टर्म है जो nth पोजीशन पे आ रहा है और वो नेगेटिव टर्म है। एक जो टर्म मिलेगा इसमें वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, वो किस पोजीशन पे होगा, nth पोजीशन पे। हमको पता नहीं है कि किस पोजीशन पे होगा, हमने मान लिया कि वो nth पोजीशन पे होगा। ठीक है, अच्छा लेकिन कंडीशंस क्या है कि वो नेगेटिव भी होना चाहिए। इसका मतलब कि जो टर्म होना चाहिए nth वाला, जो टर्म Tn होना चाहिए, वो नेगेटिव होने के लिए कंडीशंस किसको फॉलो करेगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। किस कंडीशंस को आप अप्लाई करोगे, देखो पहला टर्म नेगेटिव हो और उस टर्म की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो उस टर्म को हमने मान लिया कि मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो nth टर्म आएगा, पहला जो nth टर्म होगा वो पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो पहला नेगेटिव होने के लिए वैल्यू तो 0 से छोटी ही होनी चाहिए, और ये वाली कंडीशंस क्या है, 0 से बड़ी। और एक कंडीशंस ये भी है कि Tn इक्वल टू हम लोगों ने क्या माना था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो हमारा फार्मूला है Tn का, Tn का फार्मूला यही है ना कि Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन ये जो वैल्यू आनी चाहिए Tn, ये 0 से छोटी होनी चाहिए, तभी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने क्या कर देना है, इरेज कर देना है। मतलब ये वाली कंडीशन हमारी अप्लाई होगी। क्यों? क्योंकि नेगेटिव तभी मिलेगा जब Tn की वैल्यू 0 से छोटी होगी। और Tn है क्या, देखिए नीचे लिखा हुआ है फार्मूले में, Tn का वैल्यू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर हमको नेगेटिव टर्म देखना है, ठीक है, अगर नेगेटिव टर्म देखना है, फॉर नेगेटिव टर्म्स के लिए क्या कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए कि जो Tn की वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ठीक है, अप्लाई कर लेते हैं, Tn का फार्मूला लिखते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 से छोटी होनी चाहिए, तभी वो नेगेटिव मिल पाएगा, अदरवाइज मिलेगा नहीं नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू रख लेते हैं, a की वैल्यू कितनी है 121 प्लस n हमको पता करना है कि कौन सा टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई है, -4 इज लेस देन 0।
अप्लाई कर रहे हैं, फार्मूले में वैल्यू रख रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसको ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर कैसे करोगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हम लिखेंगे 121 और माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 4n माइनस 1 इज लेस देन 0, 0 से छोटा होगा। अब इस नंबर को उधर ट्रांसफर करना है, तो आपको मालूम है ये नंबर जब उधर ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। हालांकि देखिए इसके रूल्स ये हैं कि दोनों तरफ आप मतलब माइनस का 121 इधर माइनस करिए और इधर माइनस करिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो वो रूल है, लेकिन हम डायरेक्ट अभी इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रांसफर करके ही कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको ट्रांसफर करोगे इधर, तो इधर बचेगा माइनस का 4n माइनस 1 इज लेस देन, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 121, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ से माइनस को हमको कैंसिल आउट करना है, माइनस को क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। अब कैंसिल आउट कैसे करोगे, देखो कैंसिल आउट कैसे करोगे, तो माइनस का टर्म देखो, ये वाली क्वांटिटी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटी है। तो अगर हम माइनस हटा देंगे दोनों तरफ, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या रिलेशन स्टेबलाइज होगा। तो देखिए जरा मैं आपको ये समझाना चाहूँ कि ये वाली क्वांटिटी छोटी है, तो अगर मैं लिखूँ -5 इज लेस देन -3, तो क्या ये बातें मैं सही लिख रहा हूँ, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। -5 -3 से छोटा है, और अगर मैं दोनों तरफ से माइनस कैंसिल करूँगा, अगर हम दोनों तरफ से माइनस क्या कर दें, कैंसिल कर दें, तो दोनों तरफ से अगर डायरेक्ट आप माइनस कैंसिल कर दोगे, इधर से माइनस कैंसिल कर दोगे, तो क्या 5 इज लेस देन 3 होगा। क्या ये बात सही है, नहीं सही है, गलत है। सही क्या है कि जैसे ही आप माइनस कैंसिल करते हो, ये इनइक्वलिटी है, ये इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी के केस में आप डायरेक्ट माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, लेकिन ये कैसा कंडीशन है, इनइक्वलिटी का कंडीशन है, और इनइक्वलिटी के कंडीशंस में माइनस अप्लाई होता है तो साइन को चेंज करता है। कौन सा साइन, जो बीच में लगा हुआ है, लेस देन और ग्रेटर देन, है नहीं। तो देखो आप जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यही आपको बताया है कि -5 जो है वो -3 से क्या है, छोटा है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट माइनस कैंसिल कर दोगे और ये वाला साइन लगा के रखे हो तो आप गलत हो। क्यों, क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 3, है ना। इसका मतलब सही क्या होगा, सही ये होगा कि 5 इज ग्रेटर देन 3, समझ रहे हो। तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर लो। अगर तुम यहाँ दोनों तरफ से, ये वाली क्वांटिटी देखो छोटी है, इधर वाली क्वांटिटी क्या है, छोटी है, और इधर वाली क्वांटिटी क्या है, बड़ी है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, और दोनों तरफ से माइनस का कैंसिल करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हटा लिया, हो गया n-1 और ग्रेटर देन 121। बात समझ में आ रही है, 121। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये 4 डिस्टर्ब कर रहा है, 4 क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसको हम ट्रांसफर कर लें इस वाले के पास, क्योंकि ट्रांसफर हो ही जाएगा, मल्टीप्लिकेशन है तो ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, n-1 इज ग्रेटर देन 121 डिवाइडेड बाई 4, और 121 4 से डिवाइड हो नहीं पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 को भी उधर ट्रांसफर करते हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 121/4, और माइनस का 1 है तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो n इज ग्रेटर देन 4 1 जा 4, और 121 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 125, अपॉन में कितना आ गया, 4 आ गया। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से 4 से इसको डिवाइड कर लो, तो 4 से डिवाइड करोगे तो कैंसिल आउट कर लो, या फिर अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे साइड में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, पॉइंट्स में आंसर आएगा। देखते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, कैंसिल आउट हो गया, 5 हो गया, 4 1 जा 4, 1 आ गया, पॉइंट लगा हो गया, 0 बढ़ाओगे, 4 2 जा 8 हो गया, और फिर उसके बाद 2 आएगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लीजिए आप, 4 5 जा 20, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर ये आ रहा है कि n की जो वैल्यू होनी चाहिए वो किससे बड़ी होनी चाहिए, 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो जो पोजीशन होते हैं वो फ्रैक्शन में तो होते नहीं है, जैसे पोजीशन का मतलब या तो 31st होगा पोजीशन, या उसके बाद 32 नंबर सीधे मिलेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे पहली पोजीशन के बाद 1.5 पोजीशन कोई नहीं होती है, 1.7 पोजीशन कोई नहीं होती है, या तो पहली पोजीशन होती है, पहला टर्म होता है, या फिर उसके बाद सीधे दूसरा पोजीशन आता है, दूसरा टर्म होता है। तो यहाँ पे जो वैल्यू कह रहा है वो कह रहा है ना कि जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो 31.25 से बड़ी होनी चाहिए। तो 31.25 से बड़ा नंबर और ऐसा नंबर, अब ये मत कहना कि 31.25 से बड़ा नंबर 31.26 भी होगा, बिल्कुल सही है, होगा, लेकिन हमको देखना क्या है, यहाँ पे टर्म्स देखने हैं, पोजीशन देखनी है, और टर्म्स या पोजीशन जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो बताइए 31.25 के बाद कोई एक ऐसा नंबर जो पूरा नंबर हो, फ्रैक्शन में ना हो, 32 मिलेगा,
बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि अगर आप n की वैल्यू 31.25 से बड़ा रखोगे तो आप क्या क्या रख सकते हो 31.25 से बड़ा? आप 32 रख सकते हो, 33 रख सकते हो, 34, ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो 31.25 से बड़े हैं, और हम होल नंबर ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमको पता है पोजीशन फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ठीक है, या डेसिमल में नहीं हो सकती। तो 31.25 से बड़ा नंबर 32 मिलेगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट पोजीशन 33 मिलेगी, फिर उसके बाद 34th पोजीशन मिलेगा, इस तरीके से पोजीशन मिलेगा। और हम यहाँ पे सॉल्व किसके लिए कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि पहला नेगेटिव टर्म कौन होगा। तो पहला नेगेटिव टर्म देखो, अगर आपको नेगेटिव टर्म लेना है, अगर आपको नेगेटिव टर्म पाना है, तो जो n की वैल्यू होनी चाहिए वो इस नंबर से बड़ी होनी चाहिए। तो इस नंबर से बड़ी वैल्यू कौन है? 32। इसका मतलब पहला नेगेटिव टर्म 32 जो पोजीशन है ना उस पे मिलेगा पहला नेगेटिव टर्म। फिर 33 पोजीशन पे भी नेगेटिव होगा, 34th पोजीशन पे भी नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू जब इससे बड़ी रखोगे तो सारे टर्म हमको नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि हमने सॉल्व ही किया है नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए tn को लेस देन 0 माना था। तो जो भी n की वैल्यू आएगी 31.25 से बड़ी जितनी भी वैल्यू होंगी पोजीशन वाली 32, 33, 34, 35 एंड सो ऑन, वो सारे के सारे टर्म जो होंगे इस पोजीशन पे होंगे, वो सारे के सारे टर्म नेगेटिव मिलेंगे। लेकिन नेगेटिव में पहला जो नेगेटिव टर्म होगा वो किस पोजीशन पे होगा? 32 पोजीशन पे होगा। बात समझ में आ रही है? तो यही अपना आंसर होगा। कहा था कि पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा? तो पहला नेगेटिव टर्म होने के लिए n = 32 पे जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। फर्स्ट क्या होगा? नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बस वैल्यू चेंज कर सकता है, कुछ और कह सकता है, ठीक है, कोई और नंबर चेंज कर दिया, ठीक है। लेकिन एक बात तो है कि नेगेटिव टर्म कहेगा तो डीपी जो एपी है वो हमेशा क्या हो रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी, तभी आप प्लस से माइनस में पहुंचोगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।